यूनिट नंबर 1 में आपको पढ़ना है उत्तर औपनिवेशिक भारत में लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया। यही आपका यूनिट नंबर 1 का टॉपिक है और आज की इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि उत्तर औपनिवेशिक का मतलब क्या होता है। देखिए, उत्तर का मतलब होता है बाद में। औपनिवेशिक भारत तब था हमारा भारत जब हमारा भारत अंग्रेज़ों का उपनिवेश था। अंग्रेज़ यहाँ से व्यापार करते थे और भारत को उन्होंने अपना उपनिवेश बनाया था। तब हमारा भारत अंग्रेज़ों का उपनिवेश था, तो उसे औपनिवेशिक भारत कहा जाता था। लेकिन जब हमारा भारत आज़ाद हो जाता है 15 अगस्त 1947 को, तो उसके बाद से उत्तर औपनिवेशिक भारत कहा जाता है। यानी कि उत्तर मतलब बाद में, औपनिवेशिक भारत यानी अंग्रेज़ों के उपनिवेश को ख़त्म होने के बाद हमारे भारत में लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया कैसे हुई। आज जो हमारा लोकतंत्र है हमारे भारत का, तो आज़ादी से पहले तो ये था नहीं, आज़ादी के बाद ही इसका विकास हुआ है। तो किस तरह से हमारे लोकतंत्र का विकास हुआ है, कैसे हमारा लोकतंत्र बना है, क्या क्या पूरा प्रोसेस था जिससे फिर चल के हमारा लोकतंत्र बना है। देखिए, लोकतंत्र क्या है। देखिए, लोकतंत्र का जो है डेमोक्रेसी कहा जाता है। लोकतंत्र शब्द बोलने में जितना सरल है उतना ही गहरा और गंभीर इसका अर्थ होता है। बोलने में तो बड़ा आसान है ना लोकतंत्र, मगर जो इसका अर्थ है बहुत ही गहरा और गंभीर होता है। लोकतंत्र को डेमोक्रेसी भी कहा जाता है इंग्लिश में, जो कि यूनानी भाषा के डेमोस और क्रेटिया यानी कि देखिए क्रेटिया से मिलकर बना है। डेमोस क्रेटिया से मिलकर बना है डेमोक्रेसी, और डेमोस क्रेटिया किसका शब्द है, यूनानी भाषा का, और इसका अर्थ होता है लोगों का शासन या फिर हम कह सकते हैं जनता का शासन। देखिए, हमारे भारत में लोकतंत्र व्यवस्था है, यानी कि हम अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं इलेक्शन के माध्यम से। आप कैसे कहेंगे कि हमारे भारत में लोकतंत्र है, क्योंकि आप वोट देते हैं। जब हम 18 साल के हो जाते हैं हम वोट देते हैं, आप भी देते होंगे। तो जब हम वोट देते हैं तो हम अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। देखिए, इलेक्शन में बहुत सारे पार्टियों से अलग अलग प्रतिनिधि उठते हैं इलेक्शन में। हर 5 साल पे जो इलेक्शन होता है हमारे भारत में, तो हम उस व्यक्ति को वोट देते हैं जिससे हमें लगता है कि हाँ, इनके माध्यम से हमारा विकास हो सकता है, ये हमारी ज़रूरत, हमारी मदद करेंगे, हमारी परेशानियों को समझेंगे, और उन्हें हम वोट देकर विजयी बनाते हैं। और वो हमारे लिए संसद में बैठकर हमारे हक की बात करते हैं, यानी हमारे राज्य में या फिर हमारे जगह पे, हमारे क्षेत्र में इन चीज़ों की ज़रूरत है हमारी जनता को, वो हमारे हक में वहाँ बोलते हैं और फिर वो काम कराते हैं हमारे लिए। तो इसीलिए लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन या लोगों का शासन, क्योंकि हम प्रतिनिधि चुनते हैं तो वो हमारे प्रति उत्तरदायी होते हैं, हमारे कार्यों को कराते हैं, हमारी ज़रूरतों को समझते हैं, हमारे साथ अन्याय होता है तो हमें न्याय दिलाते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। तो ये बात तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। देखिए, जो लोकतंत्र होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। नोट कर लीजिए। पहला प्रत्यक्ष लोकतंत्र, देखिए स्विट्ज़रलैंड में है जो लोकतंत्र, वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। यानी कि वहाँ की जो जनता होती है स्वयं ही जो भी चीज़ें होती हैं उसको आती है रोड पे करके सही हो जाती है वो चीज़ें वहाँ पे, क्योंकि छोटा सा देश है, जनसंख्या कम है। बाकी बड़े बड़े देशों में जहाँ जनसंख्या अधिक है और हमारे भारत में भी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब जनता का ही शासन होगा, मगर जनता अपना प्रतिनिधि इलेक्शन के माध्यम से वोट देकर चुनती है और वो जनता के हक में बेहतर फैसले करते हैं उनके विकास के लिए। तो आई होप लोकतंत्र क्या है आप समझ गए होंगे। आइए अब समझते हैं उत्तर औपनिवेशिक भारत में लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया। कैसे हमारा भारत जब आज़ाद होता है 15 अगस्त 1947 को, तो उसके बाद लोकतंत्र की व्यवस्था होती है और लोकतंत्र का विकास होता है। आज़ादी से पहले आप लोग जानते ही हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ शासन था, और उससे पहले आप लोग देखे ही हैं, पढ़े ही हैं हिस्ट्री में कि अलग अलग राज्यों का शासन होता था। जो जिस राज्य पे विजय प्राप्त कर लेते थे वहाँ पे वो राजा बनते थे और वहीं पे वो शासन करते थे। लेकिन उसके बाद जब हमारा भारत आज़ाद होता है, देखिए औपनिवेशिक शासन समाप्त होने के बाद, अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद होने के बाद 15 अगस्त 1947 के बाद भारत में लोकतंत्रीकरण होता है। उसके बाद से ही हम इलेक्शन के माध्यम से अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, हम प्रधानमंत्री चुनते हैं, मुख्यमंत्री चुनते हैं, सांसद चुनते हैं ना, कि वो हमारे लिए अच्छा करेंगे, जनता के हक में अच्छा करेंगे, जनता का विकास करेंगे। अर्थात लोकतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें शासन की जो अंतिम शक्ति है वो जनता के पास ही होती है, और जनता को लगता है कि हाँ, इस पार्टी के ये जो नेता हैं वो हमारे लिए बेहतर करेंगे, अच्छा करेंगे, तो हम उन्हें ही इलेक्शन में विजयी बनाते हैं, उन्हें ही हम अपने प्रधानमंत्री के रूप में चुनते हैं, सांसद के रूप में चुनते हैं, जिसका प्रयोग वह स्वयं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से करती है। देखिए, लोकतंत्र के ऊपर अब्राहम लिंकन ने एक बहुत ही अच्छी डेफिनेशन दी है, बहुत ही छोटी सी डेफिनेशन है। अब्राहम लिंकन जो राष्ट्रपति रह चुके हैं अमेरिका के, तो इन्होंने लिखा है लोकतंत्र जनता के द्वारा एवं जनता के लिए ही शासन है। लोकतंत्र क्या है, जनता के द्वारा एवं जनता का ही शासन है। ठीक है, कितनी अच्छी छोटी सी डेफिनेशन है, अभी नोट कर लीजिए। आइए अब जानते हैं कि लोकतंत्र का किस तरह से विकास हुआ है। देखिए, एक विद्वान है सैमुअल पी हंटिंगटन, इन्होंने एक लेख लिखा है। लेख है उनका 20वीं शताब्दी में लोकतंत्र की 3 लहरें। यानी इन्होंने 3 लहरें बताई हैं जिसमें चल करके लोकतंत्र का विकास हुआ है।
तो इन्होंने जो प्रथम लहर बताई, प्रथम लहर इन्होंने 1828 से 1942 ईस्वी तक बताई कि इस समय में पश्चिमी यूरोप एवं जो उत्तरी अमेरिका था वो आज़ाद हो चुके थे। द्वितीय लहर उन्होंने बताई 1943 से 1962 ईस्वी तक की, जिसमें भारत समेत दक्षिण एशिया के देश जो थे स्वतंत्र हुए, आज़ाद हुए। देखिए हम भी 1947 में आज़ाद हुए हैं, तो 1943 से 62 के बीच में ही हम भी आज़ाद हो गए। तो ये द्वितीय लहर थी। और जो तृतीय लहर इन्होंने बताई 1974 से लेकर वर्तमान समय तक, जिसमें लैटिन अमेरिका एवं पूर्वी ब्लॉक के जो देश थे वो स्वतंत्र हो गए थे। तो देखिए हम अपने देश भारत का पढ़ रहे हैं कि कैसे यहाँ पर लोकतंत्र का विकास होता है उत्तर औपनिवेशिक भारत में, यानी आज़ादी के बाद। तो देखिए द्वितीय लहर में ही 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो जाता है, हम आज़ाद हो जाते हैं। और आप तो ये जानते हैं कि हमारा जब देश आज़ाद होता है तो हमारे संविधान सभा के द्वारा संविधान बनाने की जो प्रक्रिया थी बहुत तेज़ी से चल रही थी, और संविधान बनाने का जो प्रोसेस था बहुत तेज़ी से हो रहा था। और फाइनली हमारा संविधान जब बन जाता है तो उसके बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया जाता है, और तभी से भारत द्वारा लोकतंत्र व्यवस्था को अपना लिया जाता है। और तभी से हम इलेक्शन के माध्यम से अपना प्रतिनिधि स्वयं चुनते हैं और हमारे भारत में लोकतंत्र व्यवस्था हो जाती है। देखिए उत्तर औपनिवेशिक भारत में अब लोकतंत्र का विकास कैसे हुआ, किस तरह से विकास होता है। तो सबसे पहला स्टेप है संविधान का लागू होना। 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू होता है तो हमारे देश के द्वारा लोकतंत्रात्मक जो व्यवस्था थी वो अपनाई जाती है और हमारा देश गणतंत्र भी हो जाता है। उसके बाद मताधिकार। देखिए जब लोकतंत्र व्यवस्था को अपनाया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि वोट का भी अधिकार होगा। जब जनता वोट देगी तभी तो अपना प्रतिनिधि चुनेगी। तो वोट देने की जो आयु थी कि 21 वर्ष में वयस्क हो जाएंगे और 21 वर्ष के जो लोग होंगे वही वोट देंगे, उसको घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। देखिए 61वां संशोधन किया गया संविधान का और 18 वर्ष कर दिया गया कि जैसे ही कोई बालक या बालिका देश के जो नागरिक हैं 18 वर्ष के हो जाएंगे तो वो वोट देने का उन पर अधिकार हो जाएगा। कौन कौन वोट देता है, हम सभी देते हैं। और अभी देखा है आप हाल ही में जून में हुआ था इलेक्शन हमारे यहाँ। वैसे तो अलग अलग जगह पे अलग अलग डेट में हो रहा था, हमारे यहाँ जून में हुआ था इलेक्शन। देखिए तीसरा पॉइंट है समयावधि चुनाव, यानी 5 वर्ष की अवधि पर ही फिर चुनाव अगला होगा। देखिए जब जाहिर सी बात है लोकतंत्र का विकास होगा, लोकतंत्र को अपनाया जाएगा तो उसका टाइम भी निश्चित किया जाएगा कि कितने वर्ष तक एक व्यक्ति शासन करेगा। तो देखिए 5 वर्ष का शासन होता है, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका 5 वर्ष का कार्यकाल होता है और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अब देखिए चौथा है मौलिक अधिकार का होना। जब देश लोकतांत्रिक होगा तो जाहिर सी बात है लोकतंत्र मौलिक अधिकार भी नागरिकों को दिया जाएगा। हमारे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की भी व्यवस्था की गई है। मौलिक अधिकार का मतलब होता है नागरिकों के लिए कुछ अधिकार देना। देखिए हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकार की व्यवस्था की गई है हमारे लिए, हम भारतीय नागरिकों के लिए, कि हमें ताकि हम नागरिक अपना सर्वांगीण विकास कर सकें। हम किसी भी अपने भारत के किसी भी राज्य में आसानी से जाकर घूम सकते हैं, फिर सकते हैं और अपने परिवार के साथ, फैमिली के साथ, ग्रुप दोस्तों के साथ और भी अलग अलग तरह के हमें अधिकार दिए गए हैं। शिक्षा का अधिकार, तो अलग अलग सभी तरह के अधिकार हैं। अपने धर्म के अनुसार अपने धार्मिक त्यौहार को मनाना, धार्मिक क्रियाएं करना, जो जिस धर्म का है उस धर्म के त्यौहार को आसानी से मना सकता है, उसको पूरा अधिकार है। किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, तो हमें पूरा ये अधिकार दिया गया है। और आप लोग पढ़ चुके हैं मौलिक अधिकार के बारे में। आप देखिए उत्तरदायी सरकार, यानी कि जनता के प्रति उत्तरदायी होगी, क्योंकि जब जनता वोट देकर अपना प्रतिनिधि स्वयं चुनेगी तो वो जनता के लिए ही काम करेगी, जनता के प्रति उत्तरदायी होगी। तो इस तरह से धीरे धीरे पूरा हमारे लोकतंत्र का देखिए विकास हुआ। और निष्पक्ष चुनाव होगा, जब लोकतंत्र है तो निष्पक्ष चुनाव होगा। अगला है जनता के द्वारा चुनी गई सरकार होगी, सरकार को जनता खुद चुनकर लाएगी। अगला है निष्पक्ष न्यायपालिका, यानी कि न्यायपालिका जो है वो लोकसभा विधायिका से अलग होती है। अगर किसी व्यक्ति के साथ कुछ गलत हो गया है या फिर कुछ भी, तो न्याय में जा न्यायपालिका के द्वारा से अपने लिए न्याय मांग सकता है। वो कोर्ट में जाकर न्याय के लिए आवाज़ उठा सकता है। उसके बाद है बहुदलीय व्यवस्था। अब देखिए जब लोकतंत्र की व्यवस्था होगी तो जाहिर सी बात है बहुदलीय व्यवस्था भी होगी। सिर्फ एक पार्टी तो नहीं होगी जो इलेक्शन लड़ेगी, बहुत सारी पार्टियां होती हैं और उसके अलग अलग जो प्रतिनिधि होते हैं अलग अलग क्षेत्रों से इलेक्शन में उठते हैं, और तभी तो जनता जिसको चाहेगी उसको जिताएगी, और जो अच्छा शासन करेगा जनता के प्रति, जनता उन्हीं को इलेक्शन में चुन कर ले आएगी। तो बहुदलीय व्यवस्था भी होती है लोकतंत्र में। तो इस तरह से उत्तर औपनिवेशिक भारत में हमारे लोकतंत्र का विकास हुआ। एंड आई होप आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे।